हेलो क्रशर्स, वेलकम टू क्रैशअप डे 21 में आपका स्वागत है। आज हम कंप्लीट कर देंगे थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब देखो, ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पहली बात तो दोनों टॉपिक्स काफ़ी मिले जुले हैं। पता नहीं चलता क्वेश्चन देख के केटीजी का है, थर्मोडायनेमिक्स का, इस तरीके की चीज़ें भी कई बार हो जाती है। ऑल राइट, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, पर सारे के सारे सिंपल पूछे गए हैं। अब देखो, सिंपल क्वेश्चन भी अगर बनते हैं तो यहाँ पे क्या बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं। किसी भी एक छोटे से फॉर्मूले को पकड़ लेंगे, एक पैरामीटर को चेंज कर देंगे, बोलेंगे अच्छा इनके बताओ रेशियो अब क्या हो जाएंगे। इस तरीके के हर फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं। हम किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते क्योंकि हम जिस चीज़ को छोड़ेंगे उसी के फॉर्मूले में एक पैरामीटर चेंज करेंगे, बताएंगे इसका रेशियो बता दो, इनिशियल फाइनल हमने यहाँ पे रेडियस की वैल्यू डबल कर दी, बताओ क्या होएगा आंसर। तो इसलिए कोई चीज़ को छोड़ा नहीं जा सकता, सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हम बहुत सारी प्रैक्टिस भी करेंगे। ऑलमोस्ट सारे पीवाईक्यूज इस सेशन में इंक्लूड कर लिए गए हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा तो उसमें से थोड़े से क्वेश्चंस को अलग निकाल के हम एडिशनल एक्सरसाइजेस के वीडियो में डाल देंगे, उसको आप प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो। अच्छा, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सिर्फ इस वीडियो को देख लेना। ये वाला जो वीडियो होने वाला है 2 घंटे का, इसमें भी आपका काम चल जाएगा। और अगर आपके पास टाइम है तो एडिशनल एक्सरसाइजेज वाला जो वीडियो है उसको भी देख लेना, आपकी बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको इस बार मेंशन नहीं किया गया है, जैसे कि कार्नेट साइकिल को अलग से मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन कार्नेट साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है और साइक्लिक प्रोसेसेस को मेंशन किया गया है। तो अब कार्नेट साइकिल के ही क्वेश्चन बनते हैं साइक्लिक प्रोसेसेस में, एक और टाइप के बनते हैं। तो ऐसे चांसेस फिर भी हैं कि कार्नेट साइकिल का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आप ऐसे क्लेम नहीं कर सकते, आपने साइक्लिक प्रोसेस लिखा हुआ है तो कार्नेट साइकिल पे जो क्वेश्चन वो साइक्लिक प्रोसेस में आ सकता है। तो हम उसको भी कंसिडर करने वाले हैं, उसको भी हम यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ ये वीडियो इकलौता आपके लिए सफिशिएंट है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपके साथ में हो जाएगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रोसेस है। हमारे पास देखो यहाँ पे होता क्या है, टेम्परेचर की वैल्यू हो जाती है हमारे पास कांस्टेंट। ठीक, अब टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट है तो देखो हम आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे। हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = NRT। अगर टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट है तो मैं बोल सकता हूँ भाई मेरे पास प्रेशर इंटू वॉल्यूम की वैल्यू भी कांस्टेंट आ जाएगी। और प्रेशर इंटू वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट आ गई तो मैं लिख दूंगा प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1/V आ जाता है। और इसका जो ग्राफ होता है वो कहलाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पर हमारे पास प्रेशर होता है, यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम होती है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर पहुँच जाएगा। प्रेशर की वैल्यू बहुत ज़्यादा कर दोगे तो वॉल्यूम की वैल्यू देखो बहुत ही कम हो जाती है, इधर कहीं पे आ जाता है। इस तरीके से हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ये। ऑलराइट, अब मान लो ये जो ग्राफ है इसमें किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे तो सभी जगह टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो लेट से मैंने इसको बोल दिया भाई ये है मेरे पास टेम्परेचर T1। इसको एक आइसोथर्म भी बोला जाएगा क्योंकि इस पूरे में हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, प्रोसेस है आइसोथर्मल, तो इसको बोल दिया था ये एक आइसोथर्म है। सिमिलरली हमारे पास एक दूसरा आइसोथर्म इस तरीके से हो सकता है T2, है ना। बोथ आर आइसोथर्म्स, आइसोथर्म्स। अब बताओ इन दोनों में सवाल पूछा जाएगा, ऐसे पूछे जा चुके हैं, इन दोनों से बताओ किसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इस चीज़ को पता कैसे किया जाए। देखो दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट है। इस लाइन पे जो टेम्परेचर है सब जगह T1 रहेगा, इस लाइन पे जो टेम्परेचर है सब जगह T2 रहेगा। कौन सा वाला बड़ा है इसको पता करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। भाई आप कोई सी भी वॉल्यूम पकड़ लो, है ना। लेट से यहाँ पे हमने वॉल्यूम पकड़ ली, गिवन कि दोनों केसेस में नंबर ऑफ मोल्स सेम थे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस वॉल्यूम पे मुझे कुछ प्रेशर की वैल्यू देखने को मिल रही है, जैसे लेट से ये मिलती है P1। और सेम वॉल्यूम पे इस केस में मुझे प्रेशर देखने को मिलता है, ये आ जाता है मेरे पास P2। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन PV = NRT। नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम है, वॉल्यूम हमने दोनों के लिए सेम ही कर दिया है, R की वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है, तो जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे हम लिख देते हैं P2 इज़ मोर देन P1, दिस इम्प्लॉयज हमारे पास आ जाता है T2 इज़ मोर देन T1। और ये सिर्फ इस वाले आइसोथर्म के लिए बात वैलिड नहीं होगी, आप यहाँ पे बीच में एक और लगा लो इस तरीके से। तो मैं जानता हूँ इसका सबसे कम होगा, इसका थोड़ा ज़्यादा होगा, इसका और भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमें एक जनरल ट्रेंड देखने में आ रहा है कि भाई इस तरफ जाते जाओगे आप तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से एक लाइन भी बना देता हूँ फील करने के लिए कि इस दिशा में जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीजेज।
इसका ये मतलब नहीं मैं गैस को यहाँ से इधर ले जा रहा हूँ। अगर मेरे पास 2-3 इस तरीके से आइसोथर्म होते तो मैं बोलता कि भाई इस वाले का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसका थोड़ा कम होगा, इसका और भी कम होगा। ऑलराइट, अब एक और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा सवाल बनता है। उसकी कैलकुलेशन तो हम नहीं करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन आपसे पूछी भी नहीं जाएगी, हम उसको क्वालिटेटिवली समझ लेते हैं। मेरे पास ये एक आइसोथर्म है जिसका टेम्परेचर होता है T, ठीक। और इसमें मैं एक आइसोथर्मल प्रोसेस कर सकता हूँ कि भाई मैं इस पॉइंट जिसको मैं बोल देता हूँ .1 से लेकर के .2 तक जा रहा हूँ इस तरीके से। अगर मैं ऐसे आता हूँ तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन मैंने इस बार गैस को बोल दिया नहीं, आप ऐसे नहीं जाओगे, अब की बार आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से। अगर हमने गैस को इस तरीके से भेजा तो गैस के टेम्परेचर के साथ क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर बताओ क्या होगा। अब देखो, अगर गैस ऐसे जाती तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता, ऐसे गई है गैस, टेम्परेचर कांस्टेंट तो नहीं है, ठीक है। लेकिन इनिशियली जो टेम्परेचर था वही फाइनल टेम्परेचर के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे टेम्परेचर इज़ नॉट कांस्टेंट है अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक। दूसरी चीज़ मुझे पता चल जाती कि भाई T1 की वैल्यू T2 के भी बराबर है, क्योंकि दोनों एक आइसोथर्म पर हैं, है ना, ऑन आइसोथर्म। अब बताओ, टेम्परेचर कांस्टेंट भी नहीं है और इनिशियल फाइनल भी सेम है, तो दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो टेम्परेचर बड़ा होगा फिर कम हुआ होगा, या टेम्परेचर कम हुआ होगा फिर बड़ा होगा, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो इन दोनों में से कौन सा वाला ऑप्शन सही है। तो देखो यहाँ पे हम इसको समझने के लिए एक और आइसोथर्म ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। मान लो इस तरीके से कोई एक और आइसोथर्म रहा होगा, ठीक है, उसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ। मान लो इस तरीके से कोई रहा है आइसोथर्म, ठीक है, इसको बोल देते हैं भाई इसका टेम्परेचर T2 है। तो पहले हमारी गैस इस आइसोथर्म पे थी, बाद में हम उस आइसोथर्म पे पहुंचे, तो यहाँ पे टेम्परेचर हमारा T2 के बराबर हो गया होगा। फिर वापस से हम इसके ऊपर आ गए तो फिर से T पे हो गए। तो हमारा जो एक्चुअली टेम्परेचर है वो T था, T से हम T2 पे जाते हैं और वापस से T पर आ जाते हैं। T2 की वैल्यू बताओ। T2 की वैल्यू अभी हमने देखा, जब हम इस दिशा में जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, तो हमें पता है कि T2 की वैल्यू इस T से तो ज़्यादा है भाई, है ना, T2 की वैल्यू T से ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा T2 इज़ मोर देन T। इसका मतलब हमारे पास इस प्रोसेस में, ये जो प्रोसेस है, इसमें पहले टेम्परेचर बढ़ा होगा यहाँ से यहाँ तक आने में, फिर टेम्परेचर घटा होगा, फिर टेम्परेचर कम हुआ होगा। तो हम बोल सकते हैं अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड देन टेम्परेचर डिक्रीजेस। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्राफ देखना हमें आना चाहिए। बाकी सभी प्रोसेसेस की तरह आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी लिख लेते हैं अपनी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन, जो होती है Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। हमने कुछ हीट दी, उससे कुछ वर्क डन होता है और कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है, लेकिन हमारा टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो हम हीट दे रहे हैं और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ये कैसे पॉसिबल है। एक्चुअली ऐसा पॉसिबल है। देखो, हम हीट देते हैं, ज़रूरी नहीं उससे टेम्परेचर चेंज हो। देखो, जब भी हम हीट देते हैं या तो उससे कुछ वर्क डन होता है या इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। अब इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है वो हमारा टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। वर्क डन होता है कि भाई उसने कितने प्रेशर के अगेंस्ट कितना एक्सपेंशन हुआ है। तो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है अगर हम हीट दे रहे हैं या ले रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, वो होती थी हमारे पास NCV डेल्टा टी। प्रोसेस कोई भी हो, डेल्टा यू हमेशा NCV डेल्टा टी के बराबर होता है। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा टी की वैल्यू जीरो है तो डेल्टा यू की वैल्यू हमारे पास जीरो आएगी। इसका मतलब मैं जितनी भी उसको एनर्जी दूंगा, पूरी की पूरी एनर्जी को वो वर्क में कन्वर्ट कर देगी। ठीक, तो अब यहाँ पर हमारे पास मान लो इस तरीके से कुछ ग्राफ आता है। स्टेट 1 से स्टेट 2 में इस तरीके से गया हूँ। ये मेरे पास प्रेशर का ग्राफ, ये मेरे पास वॉल्यूम का ग्राफ है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्क डन हो जाएगा वो ये वाला एरिया हमारे पास वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव, अगर हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, इसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ऑलराइट, लेकिन हर बार एग्जाम में ऐसे दे दिया जाएगा तो मैं इस तरीके से एरिया कैलकुलेट करने तो जाऊँगा नहीं। और ये एक रेक्टेंगल भी नहीं है कि मैं थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पे वैल्यूज़ लेकर के इसको मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लूँ। तो इसका एरिया किस तरीके से निकाला जाए, तो इसमें हमें कैलकुलस का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। वर्क डन की वैल्यू होती है P.dV का इंटीग्रल। प्रेशर हमारे पास अब की बार कांस्टेंट नहीं है,
इनफैक्ट हमारे पास पी वी इज इक्वल टू जो एन आर टी होती है, यहाँ से आप लिख सकते हो भाई प्रेशर इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाई वी। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट था तो ये एन आर टी पूरा कांस्टेंट हो जाता है। वर्क डन की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास एन आर टी इंटीग्रल ऑफ डी वी डिवाइडेड बाय वी। अब डी वी अपॉन वी इसका इंटीग्रल आप देखोगे तो ये वाली जो वैल्यू आ जाती है एन आर टी एल एन ऑफ वी टू अपॉन वी वन। ये आ जाता है हमारे पास वर्क डन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट वी टू बाई वी वन। देखो फील करने की कोशिश करो, अगर वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है तो हमारे पास वी टू ज़्यादा होगा वी वन से, है ना। तो हमारे पास गैस एक्सपैंड हो रही है तो वो वर्क डन करेगी, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आती है। अगर कंप्रेशन हो रहा है तो हमारे पास वी टू छोटा है वी वन से, तो ये वैल्यू वन से छोटी हो जाएगी। और लॉग के अंदर कोई वैल्यू वन से छोटी होती है तो ये वैल्यू लॉग की नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को फील कर सकते हो। इसी चीज़ को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। देखो हमारे पास क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट थी तो हम क्या लिख सकते हैं, P2V2 विल बी इक्वल टू P1V1। यहाँ से मैं लिख दूंगा V2 बाई V1 इज इक्वल टू P1 बाई P2। तो यहाँ से फिर से आ जाता है मेरे पास, देखो वर्क डन इज इक्वल टू एन आर टी एल एन ऑफ, अब की बार आएगा P1 बाई P2। फील करने की कोशिश करो, एक्सपेंशन हो रहा है तो P1 ज़्यादा होगा P2 कम होता है ना। P1 ज़्यादा होगा P2 कम होगा तो हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। कंप्रेशन हो रहा है तो हमारे पास P2 ज़्यादा होता है P1 छोटा होता है। P2 ज़्यादा होगा P1 छोटा होगा, ये वैल्यू वन से छोटी हो जाएगी, वन से छोटी हो जाएगी तो ये पूरी पूरी हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, हम इसको यहाँ पे भी फील कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखनी होती है, जैसे नेचुरल लॉग पे अगर मुझे वैल्यू नहीं पता है तो इसी में मैं इसी को लिख सकता हूँ, दिस विल ऑल्सो भी इक्वल टू एन आर टी मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई 2.303 एन आर टी। अब लॉग हो जाएगा बेस 10 पर V2 बाय V1। सिमिलरली आप इसको P2 बाई P1 कर सकते हो। यूजुअली आपको ये सब कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेंगी, लेकिन कभी आ ही गई तो हमें पता होना चाहिए कि लॉग नेचुरल लॉग को आप 2.303 लॉग बेस 10 बना सकते हो इस तरीके से। अच्छा, ये जो वर्क डन आता है ना वो बेसिकली एरिया से भी सेम वर्क आता है, तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं वर्क इज इक्वल टू एरिया एंड दैट विल बी इक्वल टू एन आर टी एल एन ऑफ V2 बाय V1, जहाँ पे ये हमारी स्टेट 2 है, ये हमारे पास स्टेट 1 है। इस तरीके से एक चीज़ और हमने हर प्रोसेस के लिए करी थी उसको भी देख लेते हैं। हम लिखते थे भाई हमारे पास Q इज इक्वल टू क्या लिखते थे, W प्लस डेल्टा U। साथ में हम क्या कर देते थे, हम इसी Q को बोल देते थे अच्छा दिस इज इक्वल टू NC डेल्टा T। और यहाँ पर प्रोसेस कौन सा है, यहाँ पर प्रोसेस है हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CT इस तरीके से। और देखो ये मैंने क्या बेवकूफ़ी करी है, देख रहे हो आप भाई, हम कितनी भी हीट दें, प्रोसेस का नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका मतलब ये वाली तो चीज़ हो ही नहीं सकती, डेल्टा डी की वैल्यू तो ज़ीरो आनी है। तो यानी कि इस चीज़ को डिफाइन करने का कोई सेंस नहीं बनता है ना, नॉट डिफाइंड। इसीलिए आप देखोगे हम प्रोसेस पढ़ते हैं चार, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। हीट कैपेसिटी पढ़ते हैं सिर्फ दो की, आइसोकोरिक और आइसोबैरिक की। आइसोथर्मल में कोई सेंस ही नहीं बनता हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है। और एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है कि हम हीट ही नहीं दे रहे वहाँ पे, क्योंकि वैल्यू खुद जीरो हो जाती है। तो इसलिए हमारे पास दो ही स्पेशल हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ पढ़ते हैं, CP एंड CV। तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। और यहाँ पर हमारे पास ये वाली वैल्यू ज़ीरो है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हमने यहाँ से यहाँ तक हमने इसको एक्सपैंड किया, बताओ हीट एनर्जी कितनी दी हमने। तो हम ये वैल्यू डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि हमारे पास ये वाली चीज़ ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे भाई Q की वैल्यू यहाँ पर W के बराबर है, Q इज इक्वल टू W। तो आप वर्क डन कैलकुलेट कर लेना और वही चीज़ हमारे पास हीट सप्लाइड के बराबर आएगी। One mole of an ideal gas at 27 degrees Celsius is taken from A to B as shown in the given PV indicator diagram. The work done by the system will be straightforward formula based question है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो।
इसका करेक्ट आंसर है 17258। अब आपसे इस तरीके के फिल इन द ब्लैंक में ऐसी कैलकुलेशन आपसे डेफिनेटली नहीं करवाई जाएगी, लेकिन क्वेश्चन ही अच्छा था इसलिए हम इसको यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास वर्क डन की जो वैल्यू होती है, या तो आप यहाँ ग्राफ में देख करके मुझे ये एरिया मेजर करके बता दो, तो वो हम कर नहीं सकते। तो वर्क डन की वैल्यू हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा, NRT ln ऑफ V2/V1। और राइट, हमारे पास n की वैल्यू 1 मोल है, तो ठीक है, n की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 1। r की वैल्यू हमें 8.3 क्वेश्चन में बोला हुआ है लेनी है, ठीक है। टेम्परेचर 27 लें या फिर 300 केल्विन लिया जाए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास 300 केल्विन आने वाला है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर आएगा। और ln ऑफ हमारे पास आ जाता है ln ऑफ V2/V1। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है, देखो वॉल्यूम डबल हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4/2। बेसिकली इसकी वैल्यू ln2 के बराबर आ जाती है। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 83 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय, हमारे पास वैल्यू कितनी है 0.6931। अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की हमें यहाँ पर्टिकुलरली ज़रूरत नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जाता है 17258 जूल। आपसे इस तरह की चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, आपसे ऐसी कैलकुलेशन करवाना एक्सपेक्टेड नहीं है। हमें सिंपल से ऑप्शन दिए जाएंगे, हम देख करके उनको आसानी से मार्क कर पाएंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस, नाम है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का मतलब होता है कोई भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हीट सप्लाइड या हीट रिजेक्टेड सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। ऑल राइट, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें। पहली बात तो हम वर्क डन की वैल्यू पता कर लेते हैं। वर्क डन होता है हमारे पास इंटीग्रल P.dv। दूसरी चीज़ हमारे पास होती है क्या चीज़, हमारे पास होता है यहाँ पे एक इक्वेशन PV = nRT। हमारे पास ये एक इक्वेशन हो गई। और तीसरी इक्वेशन यहाँ पर मेरे पास एक आती है, क्या आती है हमारे पास, Q = 0। Q की वैल्यू कितनी होती है, वर्क डन प्लस NCV डेल्टा टी, इस तरीके से। मैं तो डेल्टा टी ना लिखूंगा, मैं इसको लिख दूंगा NCV dt। ये मेरे पास एक और इक्वेशन है 1 2 3। बेसिकली इन सभी से मुझे एक इक्वेशन मिल जाती है। डेरिवेशन इसका हम नहीं करेंगे, हमारे पास कंडीशन आ जाती है एडियाबेटिक प्रोसेस में PV⁻γ = कांस्टेंट आता है हमारे पास हमेशा। गामा क्या चीज़ है, गामा यहाँ पर होता है हमारे पास, उसको एडियाबेटिक एक्सपोनेंट बोला जाएगा, एडियाबेटिक इंडेक्स बोला जाएगा। गामा की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास CP/CV के बराबर। अब गामा के ऊपर अपने आप में आप एक चैप्टर खोल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इतने क्वेश्चन इस चीज़ पे पूछे जाते हैं, तो उन सभी को हम कवर करेंगे। अभी हम यहाँ पे फोकस करते हैं। देखो PV⁻γ = कांस्टेंट, इसको हम अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मुझे P और T के बीच में रिलेशन पता करना है, T और V के बीच में रिलेशन पता करना है, क्योंकि इन पे बेस भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। PV⁻γ = कांस्टेंट है। अब देखो PV को आप लिख दो nRT, है ना, ये प्रेशर को आप लिख सकते हो, प्रेशर = nRT/V। प्रेशर की जगह मैं लिख सकता हूँ टेम्परेचर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ से मेरे पास आ जाता है टेम्परेचर इंटू वॉल्यूम की पावर γ-1। क्या आया था यहाँ पे, टेम्परेचर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम था, वॉल्यूम से एक वॉल्यूम यहाँ का -1 हो जाता है। तो TV⁻γ-1 = कांस्टेंट, ये भी हमारे पास आ जाता है। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वॉल्यूम में हो गया, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में हमें रिलेशन और चाहिए, है ना। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं, हम वॉल्यूम को लिख देंगे, वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी T/P। यहाँ पे आप लिख दो T/P। तो हमारे पास यहाँ से आ जाता है P की पावर, है ना, P की पावर 1 - गामा इंटू टेम्परेचर की पावर गामा = हमारे पास कांस्टेंट होने वाला है, कांस्टेंट। ये तीन रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे बोला जाता है कि एक एडियाबेटिक प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास मान लो हमने टेम्परेचर की वैल्यू को डबल कर दिया है, तो बताओ प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आपको यही करना है भाई, P1 की पावर 1 - गामा इंटू T की पावर गामा, है ना, विल बी इक्वल टू P2 की पावर 1 - गामा इंटू T2 की पावर गामा। यहाँ पर आपने टेम्परेचर को डबल कर दिया है, प्रेशर के साथ क्या हो रहा होगा, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। इन तीनों रिलेशन में बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। During an adiabatic process, the pressure of a gas is found to be proportional to the cube of its temperature.
द रेशियो ऑफ CP अपॉन CV। CP अपॉन CV क्या होता है? CP अपॉन CV हमारा गामा होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इन्होंने बोल दिया कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का क्यूब, बताओ गामा की वैल्यू क्या है। बहुत अच्छा सवाल, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करते हैं कैसे आया। देखो हमें पता है हमारे पास PV रेज़ टू पावर गामा की वैल्यू कांस्टेंट होती है, लेकिन हमें प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का लिंक चाहिए। तो प्रेशर टेम्परेचर वाला लिंक क्या होता है? प्रेशर की पावर 1 माइनस गामा इंटू टेम्परेचर की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। यहाँ पर हमें कुछ और रिलेशन दिया है, तो अब देखो इसी को मैं मॉडिफाई करने की कोशिश करूँगा। इस T की पावर गामा को उस तरफ ले जाओ, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? प्रेशर की पावर 1 माइनस गामा विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर की पावर माइनस गामा, इस तरीके से। ठीक भाई, ये दूसरी तरफ चला गया। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर की पावर 1 माइनस गामा आ रखी है, तो एक काम करते हैं, इसको भी दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो अब की बार वो पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाता है? प्रेशर इज इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट C डैश। कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है, उससे हमें लेना देना ही नहीं है। टेम्परेचर की पावर माइनस गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, इस तरीके से आ जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे अगर प्रेशर का स्क्वायर होता था तो इधर हम 1/2 कर देते थे जब ये दूसरी तरफ जाता था। सिमिलरली अभी 1 माइनस गामा है, तो यहाँ पर 1 माइनस गामा डिनोमिनेटर में इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मैं देख करके बोल सकता हूँ? प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, इस तरीके से कुछ आ रही है। और जैसे ही हमें ये चीज़ दिखेगी तो हम बोल देंगे यार ये चीज़ और ये चीज़ बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ हमारे पास माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा विल बी इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करते ही गामा की वैल्यू मिल जाएगी। देखो माइनस गामा इज इक्वल टू 3 माइनस 3 गामा। यहाँ से हमारे पास आता है गामा इज इक्वल टू कितना? 3/2। सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा है सवाल था। एडियाबेटिक प्रोसेस, इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि कोई भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो यानी कि हमारे पास ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस रहेगा, नो हीट ट्रांसफ़र। या फिर कई बार ऐसा भी बोला जाएगा कि चीज़ को सडनली एक्सपैंड कर दिया है। तो सडनली एक्सपैंड करने का मतलब क्या हुआ? देखो हीट ट्रांसफ़र होने में कुछ समय लगता है। सडनली मतलब वो आपने टाइम ही नहीं दिया कि हीट ट्रांसफ़र हो पाए, तो भी उसको एडियाबेटिक प्रोसेस बोला जाएगा, है ना। सडनली का मतलब नो टाइम फॉर हीट ट्रांसफ़र। ऐसे में भी हमारे पास एडियाबेटिक आ जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हमारे पास जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड है। प्रोपगेशन ऑफ साउंड, तो न्यूटन ने भी एक फॉर्मूला निकाला था, फिर लैप्लास ने कुछ करेक्शन किया था। ये जब हम साउंड वेव्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। वहाँ यही होता है कि साउंड वेव का जब प्रोपगेशन होता है उस प्रोसेस को एडियाबेटिक माना जाता है इंस्टेड ऑफ आइसोथर्मल, क्योंकि वहाँ पर इतनी जल्दी चीज़ें होती हैं कि एनर्जी को ट्रांसफ़र होने का टाइम मिल नहीं पाता हीट के फॉर्म में। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन होती है Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। हमें दिया हुआ है भाई कि Q की वैल्यू तो 0 रहनी है। ऑलराइट, यहाँ से वर्क डन की जो वैल्यू आ जाती है वो आती है माइनस ऑफ डेल्टा U। क्या हमें पता है डेल्टा U की वैल्यू क्या होती है? देखो हमेशा डेल्टा U की वैल्यू होती है NCV डेल्टा T। इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो जाएगी माइनस ऑफ NCV डेल्टा T। क्या ये जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है? देखो जब हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस होता था, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U होता था, वहाँ पे वर्क डन की वैल्यू 0 होती थी। हम लिखते थे कि आइसोकोरिक प्रोसेस में जब हम हीट देते हैं उसकी वैल्यू होती थी NCV डेल्टा T के बराबर, क्योंकि वहाँ इंटरनल एनर्जी में चेंज यही आ जाता था। एडियाबेटिक प्रोसेस में भी सिमिलर सी चीज़ हुई है, उसका नेगेटिव यहाँ पर आ गया, क्योंकि अब की बार पहले वर्क डन की वैल्यू 0 थी, अब की बार Q की वैल्यू 0 है। तो फॉर्मूला हमें सिमिलर सा ही मिलता है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला इस तरीके से हमारे पास आ जाता है। अब देखो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, NCV की वैल्यू होती है F/2 इंटू R, और फिर हमारे पास डेल्टा T है। यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ F/2 इंटू NR डेल्टा T। NR डेल्टा T क्या हो जाता है? NR डेल्टा T को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा ऑफ PV।
या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ f/2। अच्छा, सभी में से मैंने माइनस को पता नहीं क्यों गायब कर दिया है, तो माइनस लगाना मत भूलना। ये इस तरीके से माइनस मिस हो जाता है। इसकी वैल्यू हो जाती है हमारे पास माइनस ऑफ, फिर यहाँ पे आ जाता है f/2, आ जाता है मेरे पास P2V2 माइनस P1V1। ध्यान देना, यहाँ पर P कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर की वैल्यू अलग अलग रहेगी, वॉल्यूम की वैल्यू भी अलग अलग रहेगी। तो P2V2 माइनस P1V1 इस तरीके से हम करेंगे। ओके, हमारे पास एक और रिलेशन होता है, इसको अभी हम थोड़ी देर में देख लेंगे कि हमारे पास जो F की वैल्यू होती है ना, F की वैल्यू होती है 2/γ-1। अभी इस चीज़ को हम चेक करने वाले हैं। जैसे ही आप F की वैल्यू यहाँ पर रख देते हो 2/γ-1, हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाता है, वो आ जाता है P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, अभी पहले नीचे γ-1 था, क्योंकि ये माइनस है वो 1 माइनस गामा हो जाएगा, और ये 2 से 2 इस तरीके से कट जाएगा। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस का हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं NR∆T अपॉन 1 माइनस गामा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये फॉर्मूला है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, इसको हम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में देखेंगे, वहाँ PV⁻x की वैल्यू कांस्टेंट होती है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता था, हमारे पास PV⁻γ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता था। PV⁻γ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है तो वर्क डन हमारे पास ये आ जाता है। PV⁻x अगर कांस्टेंट होगा तो सेम फॉर्मूला आएगा, यहाँ पर गामा की जगह हम x का इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरीके से भी आप चीज़ों को समझ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। यहाँ पर अगर मेरे पास PV डायग्राम बनाया जाए, ये है P, ये है V, तो देखो इसका एडियाबेटिक प्रोसेस का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगेन वर्क डन की बात करी जाएगी तो कौन सी वाला हो जाएगा वो हमारे पास, वो हो जाएगा ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया विल बी वर्क डन। अगर हम एक्सपैंड हो रहे हैं तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, अगर गैस कंप्रेस हो रही है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। मैग्नीट्यूड आप इन दोनों किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। कंप्रेशन होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो। एडियाबेटिक इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतने क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं बार 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 बार, और क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और इसके बहुत सारे फॉर्मूलों को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे देखो हमारे पास एडियाबेटिक इंडेक्स गामा की जो वैल्यू होती है वो होती है CP/CV। हमारे पास देखो CV की वैल्यू कितनी होती थी, वो होती थी F/2R। CP की वैल्यू क्या होती थी, मेयर्स रिलेशन से हमें पता है, उसे आप CV+R लिख दोगे तो यही वैल्यू, लाइट चली गई, बार बार लाइट जा रही है, यही वैल्यू हमारे पास CP की आ जाती है। देखो F/2 + 1 तो ये जाएगी F+2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स R। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है, याद रखना, इनको बार बार मॉडिफाई कर करके इतनी बार सवाल पूछे गए हैं, तो ये पूरी स्लाइड जो हम देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ से अगर मैं वैल्यू रखूँ, CP की वैल्यू रखूँगा तो देखो इसमें F/2 मल्टीप्लाइड बाई R डिवाइडेड बाई 2 है, यहाँ पे F इंटू R/2 है। तो जब दोनों को डिवाइड करोगे आप यहाँ पे तो हमारे पास चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती है, हमारे पास सिर्फ आ जाता है F+2 डिवाइडेड बाई F, और यहाँ से इसी को आप लिख सकते हो, दिस विल बी इक्वल टू 1+2 डिवाइडेड बाई F। अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो हम गामा को इस तरीके से निकाल सकते हैं। कई बार उल्टा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको गामा की वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा बताओ इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहेंगी, तो हमारे पास उसका भी फॉर्मूला होना चाहिए। हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यहाँ से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखो गामा -1 हो जाएगा, और फिर उसके बाद उल्टा कर देंगे हम इसको, तो ये वैल्यू हो जाती है डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू 2/γ-1। डायरेक्ट सवाल इन दोनों ही फॉर्मूले से बहुत बार पूछे गए हैं। ओके, अब देखो हमारे पास CV की वैल्यू कितनी होती थी, CV की वैल्यू लिखिए F/2R। यहाँ पर F की वैल्यू मुझे पता चल गई, F की वैल्यू पता चल गई, रखो यहाँ पर F/2 इंटू R, इसमें F की जगह मैं क्या रख दूंगा, 2/γ-1 अपॉन 2R, ये आ जाता है मेरे पास R/γ-1। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, CV की वैल्यू आ जाती है मेरे पास R/γ-1। CP की वैल्यू क्या होती है, देखो CP की जो वैल्यू होती है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ CP की जो वैल्यू होती है वो गामा टाइम्स CV के बराबर होती है। इसको मैं लिख दूंगा गामा टाइम्स CV के बराबर होती है। इसको फिर गामा से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना बन जाता है हमारे पास, γ/γ-1। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाले भी रिलेशंस होते हैं। एनीवे बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। ओके,
अब कुछ गामा की इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ देख लेते हैं, जैसे गामा फॉर मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक के केस में हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हो जाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वहाँ पे सिर्फ 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाती है? गामा की वैल्यू हो जाती है 1 + 2/3। गामा की वैल्यू हो जाती है मेरे पास 1.67। अगर गामा डायटॉमिक की बात करी जाए, डायटॉमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटॉमिक में कितनी होती है? 5। गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 + 2/5। तो ये 2/5 होता है हमारा 4/10 यानी कि 0.4, तो ये जाता है मेरे पास 1.4 इस तरीके से। और हमारे पास गामा की वैल्यू फॉर नॉन लीनियर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हमारे पास 6 होती है, वहाँ पर गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 + 2/6 यानी कि 1/3 विच इज इक्वल टू 0.333 होता है, फिर जाता है मेरे पास 1.33 इस तरीके से। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, ये डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? जितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, अगर एटॉमिसिटी इंक्रीज होती है तो हमारे पास गामा की वैल्यू डिक्रीज होती है। एटॉमिसिटी बढ़ रही है यहाँ पर, है ना, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, नॉन लीनियर हो गया, गामा की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज हो रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इनको मैं बोलूँगा, इन पे तो ऑलमोस्ट पक्का ये क्वेश्चन कोई ना कोई पूछ ही लिया जाएगा। For a gas, R upon CV is equal to 0.67. The gas is made up of molecules which are, अब देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल हो गया है, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। देखो हमारे पास R upon CV की जो वैल्यू दी हुई है, देखो 0.67 दी हुई है, इसका मतलब 0.67 को आप बोल सकते हो ये 2/3 के भी बराबर है, या फिर यहाँ से मैं बोल सकता हूँ भाई CV की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है मेरे पास 3/2 R के बराबर। अच्छा, हमने देखा था हमारे पास CV की जो वैल्यू होती है वो F/2 R के बराबर होती है। क्या यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम F की वैल्यू 3 आ चुकी है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमारे पास 3 आ चुकी है तो इसका मतलब ये एक मोनो एटॉमिक गैस हो चली है। ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आ जाओ क्रैशअप लर्निंग ऐप पे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम पूरी 11th और 12th की फिजिक्स को कंप्लीट भी करते हैं। बहुत सारे PYQs, ऑलमोस्ट सारे PYQs हमने वहाँ पे कर लिए हैं, और साथ में आपको कलरफुल PDF भी मिल जाती हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। वहाँ पे जल्दी आ जाओ, फुल कोर्स में मिलते हैं, जल्दी से पूरी फिजिक्स कंप्लीट कर लेते हैं।